सो हेलो आप सभी को। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। राइट नाउ हम सब देख रहे हैं कि कैसे ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है और अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहा है। सो अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक अलग तरीके की हवा चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ गई है और अब वॉर होने वाली है। हम अपनी इंडियन मीडिया की बात अगर करें तो उस पर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हर मिनट हर सेकंड चली रही है, जैसा कि हम सब अपनी मीडिया को जानते हैं कि उसका लेवल क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है और लोगों को लगा है कि बस अब दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, बट ऐसी इसमें कोई सच्चाई है नहीं। आज का जो हमारा मुद्दा है इसमें हम चूँकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेटेड होकर के बात नहीं करेंगे। हम कुछ हिस्ट्री, कुछ जियोपॉलिटिक्स और कुछ इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर देश अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाता है, कदम उठाता है। इसलिए हम कहते भी हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स भी है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पैदा होती है जिसके पीछे का कारण इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री के साथ जियोपॉलिटिक्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं शुरू करता हूँ इस मुद्दे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को आज मिलेंगी। और राइट नाउ जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन बहुत बार हिस्ट्री में हो चुकी है, ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले हम टू द पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया थी ना वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ आपकी अलाइड ग्रुप और दूसरी तरफ जो थी वो आपकी एक्सिस ग्रुप। अलाइड ग्रुप को दोस्तों जो लीड करने वाला नेशन था वो ब्रिटेन था, ठीक है। और एक्सिस ग्रुप को लीड करने वाला जो देश था वो जर्मनी था। तो हम मोटा माटी कह सकते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के साथ और भी 22-23 समथिंग जो देश थे वो जुड़े हुए थे, और जर्मनी की तरफ काफ़ी कम देश थे, मतलब 2 या 3 समथिंग देश जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। स्टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मनी अलाइड नेशन पे यानी ब्रिटेन के साथ जितने देश थे उन पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उस समय वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रेंथन और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हुआ करती थी वो। फिर भी हम सब जानते हैं कि भाई उस वॉर में अलग अलग देशों ने बहुत मॉडर्न हथियार वगैरह सप्लाई किए, और ब्रिटेन जो अलाइड नेशन को लीड कर रहा था और उसके साथ जितने देश थे उसकी जीत हुई, और जर्मनी के साथ एक्सिस नेशन को सपोर्ट करने वाले सभी देशों की हार हुई। अब हम सब जानते हैं कि पहले क्या होता था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या किसी भी युद्ध के बाद जो हारा हुआ देश होता था वो जीते हुए देश को पेनल्टीज़ देता था, ठीक है ना। अब पेनल्टी के तौर पे जर्मनी का इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ, बहुत ही तरीके से वो नुकसान की तरफ गया, और इसी का एक बड़ा कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। जर्मनी में फिर धीरे धीरे एक तरीके की टेंशन, सफरिंग लोगों में पैदा हुई, और इसी बीच एडोल्फ हिटलर का उदय होता है और वो आकर के लोगों को कई तरीके के वादे करता है कि मैं जर्मनी को वापस ग्रेट नेशन बनाऊंगा, और ज़बरदस्त भाषण देता था वो, जैसे हमारे देश के भी नेता देते हैं ज़बरदस्त भाषण। तो लोग ब्रेन वॉश हो गए और उसने जर्मनी का मतलब जो कमान है वो संभाली एडोल्फ हिटलर ने, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। वो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था ना उसका बदला लेने के लिए बहुत उत्साहित और बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो लड़ रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा भी हम सब जानते हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 1919 के बीच लड़ा गया, जिसमें एक्सिस नेशन यानी जर्मनी और जर्मनी के साथ लड़ने वाले देशों की हार हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही एक बड़ा कारण था, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने मिल करके, अमेरिका वगैरह का, ब्रिटेन वगैरह का बहुत बड़ा रोल था, लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की, जिसका पर्पस ये था कि लीग ऑफ नेशन पूरी दुनिया में मतलब सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन करेगी, ताकि अब दोबारा कभी विश्व युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। सो दैट्स ऑल। ये छोटा सा पॉइंट था, चूँकि बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे।
अब हम आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, अगेन द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक तरफ अलाइड नेशन था और एक तरफ एक्सिस नेशन था। अगेन एक्सिस नेशन को लीड करने वाला जर्मनी और अलाइड नेशन को लीड करने वाला ब्रिटेन था। अब इस विश्व युद्ध में इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अगेन एक्सिस नेशन यानी जर्मनी और जर्मनी के साथ जितने देश थे वो हार गए, जिसमें रशिया वगैरह का भी काफ़ी रोल रहा। रशिया ने बहुत बुरी तरीके से जर्मनी को मात दी, बीट किया उसे। और सेकेंड विश्व युद्ध जो था, वर्ल्ड वॉर जो था, वो 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, अब ध्यान देना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन स्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसका काम था दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल रहा, उसकी पॉलिसीज़ को मानने से जर्मनी ने इनकार कर दिया और जर्मनी ने वापस से द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम सब जानते हैं कि दुनिया भर का जो पैसा था, रिसोर्स था, मशीन्स थी, क्रूड ऑयल वगैरह था, वो सारी चीज़ें फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दी गई और पूरी दुनिया में बेसिक चीज़ों को लेकर के बहुत तेज़ी से क्राइसिस क्रिएट होने लगी। लोगों के पास, आम आदमी के पास खाने को भी पैसा नहीं था। दुनिया भर में गरीबी, बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। कई महिलाएं जो हैं वो विडो हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितनी समस्याएं युद्ध के कारण आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने मिल करके फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट किया जिसको हम कहते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जनरली 24 अक्टूबर 1945 के आसपास इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी अमेरिका में ही सिचुएटेड है। अब यहाँ से कहानी दोस्तों शुरू होती है। कहानी ये है, मैं एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी ये हुई कि जैसे ही यूनाइटेड नेशन आया, इसका काम था कि न्यूट्रल होकर के सभी देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना। उसके बाद दो देश पीसफुली आपस में ट्रेड कर पाए और इंटर रिलेशन उनके अच्छे बिल्ड हो, पूरी दुनिया में अमन हो, चैन हो, शांति हो, है ना। और यूनाइटेड नेशन के कई सारे ऑर्गन्स भी बनाए गए, जैसे जनरल असेंबली बनाई गई, सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया, है ना। सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग, जैसे WHO भी उसी का पार्ट है, ILO हमने देखा, यूनिसेफ, यूनेस्को, ऐसे बहुत सारे संस्था जो है ये वो UN के अंदर ही काम करते हैं, हम सब जानते हैं। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों हुआ ये कि UN जब बना तो UN बनने के बाद उसका काम था वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, पूरी दुनिया में ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री, साथ ही साथ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो ये सुपर पावर मानी जाती थी उस ज़माने में, और आज भी सुपर पावर है, हम सब जानते हैं। देखिए, सुपर पावर का एक ही मंत्र है ना, जो कि रिसोर्स है। बिना रिसोर्स के कोई देश अपनी इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, मजबूत नहीं कर सकता और सुपर पावर नहीं बन सकता। सो अमेरिका के मन में ये ग्रीड, यूरोपियन कंट्रीज़ के मन में ये ग्रीड, ये लालच हमेशा से थी कि दुनिया भर में जिन जिन देशों में रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस पे कब्ज़ा किया जाए, उस रिसोर्सेस से अपनी इकॉनमी, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि रिसोर्स इज इक्वल टू पावर, राइट, और साथ ही साथ मनी। ठीक है, तो रिसोर्स से पावर और पैसा दोनों आता है, ये देश जानते थे। उसके बाद हम सब जानते हैं कि एजुकेशन में न जाने यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने कितने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोले और दुनिया भर से अच्छे स्टूडेंट्स को, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को वेलकम किया। ये उनकी बात माननी पड़ेगी, बड़े चालाक है इस किस्म में वो। सो अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अमेरिका ने ईरान पे जो राइट नाउ हमला किया है उसके पीछे कई हिस्टोरिकल कारण हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे मुझे गद्दाफ़ी का वो कहानी याद आ रहा है। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका का एक देश लीबिया, जो कि ऑयल रिच कंट्री है, बहुत ही तेल है वहाँ पर। तो गद्दाफ़ी वहाँ 1969 में आया, उसने इदरीस के जो शासन थे उसको हटा करके और वो वहाँ का डिक्टेटर बना, ऐसा इंटरनेट के माध्यम से लोग कहते हैं या हिस्ट्री भी कहती है कि वो एक डिक्टेटर था। लेकिन मुझे कई मामलों में वो सही व्यक्ति लगता है। क्यों? क्योंकि वो सप्रेस या ऑप्रेस किसी यूरोपियन या अमेरिकन देशों से नहीं होता था, है ना। अब गद्दाफ़ी की कहानी यह है कि 1969 में जब वो आया
लगभग 42 ईयर्स उसने वहाँ पे शासन किया। गद्दाफ़ी ने लीबिया, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का ऑयल रिच, मिनरल रिच कंट्री है, उसने सारे ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज़ को अपने अंडर रखने की कोशिश की। जितने भी लीबिया में रिसोर्सेज थे उसको नेशनलाइज करने की कोशिश की। उससे वो जितना पैसा कमाता था, गद्दाफ़ी सारा पैसा लीबिया के एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और न जाने कितनी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ देने में वो लोगों पे खर्च करता था। बहुत ही ज़बरदस्त उसने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इन बिटवीन क्या हुआ? इन बिटवीन ये हुआ कि गद्दाफ़ी ये कहता था कि हम अपना तेल, अपना क्रूड ऑयल डॉलर में नहीं बेचेंगे, राइट? डॉलर में नहीं बेचेंगे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना कि गद्दाफ़ी की मौत 2011 में हुई। इट मीन्स उसको असैसिनेट करवाया गया, उसको मारा गया। कहानी सुनिए, कहानी कहती है कि जैसे ही उसने कहा कि हम ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज करेंगे, अब हम अपने जो ऑयल है या तेल है उसको हम डॉलर में सेल आउट नहीं करेंगे, डॉलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका नहीं होगा, ठीक है ना, हम उसे गोल्ड के तौर पर बेचेंगे या गोल्ड के इस्तेमाल से बेचेंगे, जो कि डॉलर से पहले गोल्ड में ही ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। अब इस बात का सबसे बड़ा झटका यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को लगा कि अगर गद्दाफ़ी ने अपने ऑयल रिज़र्व को गोल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो डॉलर की कीमत डाउन हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, इट मीन्स उसके डिमांड डाउन होगी। वैसे ही क्या होगा, तो अमेरिका इकोनॉमिकली कभी प्रॉस्परस नहीं बन पाएगा, साथ ही जो यूरोपियन नेशन है वो इकोनॉमिकली कभी प्रॉस्परस नहीं बन पाएंगे। तुरंत अमेरिका ने क्या किया, इसका और भी कई सारे फैक्टर्स थे, लेकिन तुरंत अमेरिका ने क्या किया, अपनी CIA एजेंसी और यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ के साथ मिल करके और वहाँ सिविल वॉर करवा दिया। सिविल वॉर करवाने की वजह से क्या हुआ कि गद्दाफ़ी के जो देश के लोग थे या उसके जो अपोनेंट थे, उन लोगों ने हथियार उठा करके और गद्दाफ़ी की सत्ता गिराने की कोशिश शुरू कर दी। अब 2011 में फाइनली हम सब जानते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों ने भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी, लिबर्टी और न जाने क्या क्या नए नए टर्म्स का इस्तेमाल करके और गद्दाफ़ी को अपोज़ करना शुरू कर दिया। अपोज़ करना शुरू किया तो 2011 में CIA और अलग अलग जो नाटो आर्मी थी उन लोगों ने मिल करके 2011 में गद्दाफ़ी को असैसिनेट यानी उसकी हत्या करवा दी। मुझे गद्दाफ़ी का UN में दिया, यूनाइटेड नेशन में दिया एक भाषण याद आ रहा है जिसमें कितनी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ उसने कही है, आप सुनिएगा। गद्दाफ़ी ने यूनाइटेड नेशन में, मतलब यूनाइटेड नेशन की असेंबली में हर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। गद्दाफ़ी भी अपने देश लीबिया से गया था। 15 मिनट बोलने को उसे दिया गया था, लेकिन गद्दाफ़ी ने उस दिन, 2009 की बात है ये, उस दिन तकरीबन अपने भाषण को 90 मिनट में पूरा किया, मतलब 1.5 घंटे में। और 1.5 घंटे में उसने जितनी सो कॉल्ड जो सुपर पावर्स हैं उन पे क्या क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज दुनिया का कोई देश ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं करता है अमेरिका से। पहला सवाल उसने ये किया कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 मेंबर्स हैं राइट नाउ, वो 5 मेंबर मिलकर के दुनिया के कई बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और 5वां आपका चाइना है, जो कि इंडिया बनने वाला था बट चाइना को मौका मिला। 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वीटो पावर इनके पास है, दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस ये लेते हैं। गद्दाफ़ी का पहला सवाल ये था कि अगर यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, तो क्यों वीटो पावर में मात्र 5 देश है जो पूरी दुनिया को आज चला रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और कहा कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो देश इकोनॉमिकली वीक है उसको सप्रेस या अप्रेस मिल करके ये 5 देश करते हैं। ये सवाल उसने पहला उठाया था यूनाइटेड नेशन की असेंबली में। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि जितने पावरफुल नेशंस हैं, हम कोविड देख सकते हैं, जितने पावरफुल नेशन हैं वो बीमारी यानी डिसीज़ और बिजनेस इन दोनों के मतलब कह लो कि उपयोग से और अमीर बनते जा रहे हैं। मतलब ये पहले क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उसकी दवाइयाँ बनाते हैं और पूरी दुनिया में दवाइयाँ बेच करके और वो अमीर होते, रिच होते। ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल उसने उठाया। तीसरा सवाल उसने कहा कि 2 देशों के बीच में फेक हिस्ट्रीज़ को क्रिएट करके और फॉल्स लड़ाइयों को पैदा किया जाता है ताकि ये लोग अपने हथियार बेच सके और अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन बना सके। चौथा सवाल उसने ये कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की
पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, तो इसका असेंबली या इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में ही क्यों है? क्यों ना हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूएन की काउंसिल या यूएन का जो सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया जाए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट अ टेररिस्ट एक्टिविटी सिक्योरिटी काउंसिल करता है। इसका काम लोगों को सिक्योर या पीस मेंटेन करवाना नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके की बात उसने यूनाइटेड नेशन में कही ना। और वो बात कहता है कि इज़राइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है, इज़राइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को यूएन क्यों नहीं सॉल्व करता है? यूएन का काम है कि दो देश अगर लड़ रहे हैं तो उन दो देशों के बीच में सीज़ फायर करवाना, शांति या फिर सिक्योरिटी मेंटेन करना। यूएन ने आज तक इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई है, एक भी लड़ाई में डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं करता और दो देशों को लड़ते हुए कभी वो रोकता नहीं है। देन आफ्टर उसने कहा कि जो जॉन कैनेडी थे, अमेरिकन 35th प्राइम मिनिस्टर थे वो, प्रेसिडेंट थे वो, तो उनकी जो हत्या हुई, असिसनेशन हुआ, उनकी असिसनेशन में भी बहुत बड़ा रोल CIA और अमेरिका की गवर्नमेंट का था। ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया। जो समथिंग 1963 में कैनेडी की हत्या करवाई गई थी, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही थे, क्योंकि बहुत हद तक वो कुछ कैपिटलिस्ट लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे थे ना। उसके बाद हम सब जानते हैं कि गद्दाफ़ी को कैसे 2011 में मरवा दिया गया। मरवाने के बाद हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो हिस्ट्री में अमेरिका ने हर बार क्रूड ऑयल पे अपना कब्ज़ा रखने के लिए, अपनी करेंसी, अपने डॉलर को पावरफुल बनाने के लिए, उसने समय समय पे दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं को अगवा किया है और उन्हें जान से मारा है। बताइए इस समय यूनाइटेड नेशन कहाँ था? बहुत सही सवाल गद्दाफ़ी ने उठाया। हम हिस्ट्री में कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। ईरान के प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ भी यही हुआ, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो रिच ऑयल है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर ऑयल है, और ऑयल का जो रिसोर्स है वो लेना चाहता है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री, साफ साफ दिखता है। इराक़ में जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ 2003 की बात है, सेम बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे ऑयल था। जिन भी देशों ने अमेरिका के अगेंस्ट होकर के अपनी रिसोर्सेज को नेशनलाइज करने की कोशिश की, अपनी रिसोर्सेज को अपने हिसाब से, और चाहे वो करेंसी में बेचने की कोशिश की या गोल्ड के बिहाफ पे बेचने की कोशिश की, हमेशा अमेरिका इंटरवेन करके और उस देश के लीडर को हमेशा अगवा करवाता है या फिर जान से मरवा देता है। वेनेजुएला, रिसेंटली हमने वेनेजुएला का न्यूज़ देखा। देन आफ्टर हम सब जानते हैं कि सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें चल रही थी उसमें कैसे अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ग्रुप को सपोर्ट किया, और मुजाहिदीन ग्रुप की वजह से हम सब जानते हैं कि दुनिया में 2 टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसको अमेरिका हथियार देता था। ये सारी चीज़ें पता है लोगों को, बट मिसलीड इतना किया जाता है कि आज भारत की एक बड़ी आबादी ईरान को सपोर्ट कर रही है। इस समय जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं और उनके साथ जो अंधभक्त हैं वो सारे लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना एंटी नेशनल है और अमेरिका का प्रोडक्ट यूज़ करना नेशनलिज्म है। व्हाट नॉनसेंस! ये किस तरीके की चीज़ है? हम कब सेल्फ रिलायंट बनेंगे? हम कब अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना सीखेंगे? हमने पूरी ज़िंदगी चापलूसी सीखी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। 1970 में सऊदी अरबिया के साथ अमेरिका का एक डील साइन हुआ था जिसमें अमेरिका ने कहा था कि सऊदी अरबिया को हम हथियार, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सऊदी अरबिया अपना सारा ऑयल रिज़र्व जो है वो डॉलर में बेचेगा। नाउ इकॉनमी समझिए, डॉलर में बेचने की वजह से क्या होगा? आज पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल की डिमांड तो है ही, ऑयल की डिमांड होगी, और ऑयल अगर डॉलर में बिकेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो वैसे ही हम सब जानते हैं कि डॉलर छापता कौन है? अमेरिका। छापता जब अमेरिका है तो अमेरिका की करेंसी की डिमांड जैसे बढ़ेगी, वैसे अमेरिका की इकॉनमी भी क्या होगी? पूरी दुनिया में स्ट्रेंथन होगी, प्रॉस्परस बनेगी। सो मतलब दीज आर सम
कॉमन थिंग्स जो कि लोग नेगलेक्ट करते हैं, और इस चीज़ को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आज ईरान और अमेरिका या ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अमेरिका और यूरोपियन देशों का हाथ है, क्योंकि ईरान भी एक ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल रिच कंट्री है। और अलग बात है कि लोग माहौल बना रहे हैं कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन। हम राइट नाउ एप्स्टीन फाइल के बारे में हम सब जानते हैं, मैं उस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट एप्स्टीन फाइल की जो बात थी वो तो गुल हो गई, बिल्कुल गुल हो गई। आप देखिए पूरी दुनिया में एक ही चीज़ चल रही है, सर्कुलेट की जा रही है। मीडिया आपका ओपिनियन चेंज करती है, इतना ध्यान रखिए। हमारा जितना भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दुनिया भर की जो मीडियम्स है, जैसे हमें न्यूज़ मिलता है, हम अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं, ये सब लोग मिल करके एक ही चीज़ कर रहे हैं कि कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन क्रिएट किया जाए, ताकि लोग अपने असली मुद्दे से भटक जाए। और ये जितने भी दुनिया के रिच लोग हैं, जिनका काला चेहरा सामने आ रहा है एप्स्टीन फाइल के थ्रू, और न जाने ऐसे कितने काम इन लोगों ने किए होंगे, इन सभी कामों से उन्हें मुक्ति मिल जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और लोग इन सभी बातों को भूल जाए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना। एक नया कंटेंट आते ही हम पुराने कंटेंट को भूल जाते हैं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। सो सऊदी अरबिया के साथ जो डील उन्होंने साइन की थी, सऊदी अरबिया के साथ डील साइन करने के बाद यही था कि भाई पूरी दुनिया में डॉलर से जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, और उसके बदले में वो सिक्योरिटी या वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड से धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। देन आफ्टर डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई। आज जो भी अमेरिका से सवाल पूछता है, अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है। इंडिया आप देखिए, भले हमारे नेतागण कहते हो कि हमारा और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा है, अमेरिका किसी का नहीं है, इतना ध्यान रखना। अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इकॉनमी को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि आज कैपिटलिज़्म जो है वो विनाश की तरफ जा रहा है, वो फेल हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। और हम इसके एविडेंट है, हम देख रहे हैं कि दुनिया में ये चीज़ें घट रही है। कैपिटलिज़्म का ये फेलियर है कि पूरी दुनिया में वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी और न जाने कितनी सारी समस्याएं बढ़ रही है। कैपिटलिज़्म अगर सक्सेस आइडियोलॉजी होता तो शायद दुनिया में इतने बड़े लेवल पे क्राइसिस कभी भी नहीं आती। इस क्राइसिस को बचाने के लिए हमेशा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ इस तरीके के स्टेप्स लेता रहता है और हमें उलझाता रहता है कि वो सही है और उसके जो अपोनेंट्स हैं वो गलत है। देखिए, ताकतवर का समर्थन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनोसेंट लोग हैं, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, उनके साथ आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इतना ध्यान रखना कि ताकतवर लोग या ताकतवर देश जो हैं वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, और अमेरिका इंडिया का भी नहीं है। हमेशा वो इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काम करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसे दिखता है तो वो इंडिया के साथ रिलेशन बनाएगा, नहीं दिखता है तो इंडिया को लात मारने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हम आए दिन ट्रम्प के भाषणों में देखते रहते हैं कि वो किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को जलील करते हैं, और हम लोग उसकी काफ़ी वाहवाही करते हैं। और न जाने, मैंने तो कई अलग अलग जगहों पे ये न्यूज़ देखा कि ट्रम्प के मंदिर बनाए जा रहे हैं, ट्रम्प के नाम पे हवन करवाया जा रहा है, और न जाने कितनी तमाम तरीके की बेवकूफ़ियाँ की जा रही है। ठीक है, तो कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, बस मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि कैसे एक ताकतवर देश है ना, जिसके पास पैसा है, पावर है, मीडिया है ना, उसके थ्रू वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है और गलत को बार बार सही बताकर और लोगों के दिमाग में एक इनबिल्ट चीज़ें बना देता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। आज ईरान हमें गलत लग रहा है ना, हमें इराक गलत लग रहा है, हमें गद्दाफ़ी का शासन गलत लग रहा था, है ना, हमें जो वेनेजुएला में जो इंसिडेंट्स हुआ वो व्यक्ति हमें गलत लग रहा था। क्या सब गलत है और अमेरिका सही है? क्या सब गलत है और अमेरिका सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, ये ध्यान रखिए। एक तरफ वो लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे शासन कर रहे हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, आप समझिए उनका काला चेहरा आने के बाद भी यूनाइटेड नेशन और ये जो हमारी जुडिशरी है ये क्या कर रही है? क्यों नहीं पकड़ के उन्हें जेल में डालती है ना? तो कहने का मतलब ताकतवर लोग जो है ना वही लॉज बनाते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वही सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं।
वही सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि कोई ताकतवर है मतलब वो सही है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना? सो आई होप ये छोटी-सी कहानी थी, मैंने किसी कॉन्सन्ट्रेटेड इश्यू को लेकर के चर्चा नहीं की है, मैंने कई सारी चीज़ों को मिला कर के आपको बताया है कि कैसे हर बार एक बड़ा फैक्टर रिसोर्स रहा है और अमेरिका की अपनी करेंसी बचाने की नीयत रही है। ये ध्यान रहे, ठीक है? आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।